अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे, ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज ना करे। और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए, और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ और सुनते हैं अफजल की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामुअलैकुम अयान भाई, मेरा नाम अफजल है और मैं अटक से हूँ। अयान भाई, वैसे तो मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे साथ मेरा एक साथी भी होता है जो कि मेरी हेल्प करता है, जैसे कि टायर चेंज करना, खाना वगैरह लेके आना। ऐसे ही छोटे मोटे कामों में वो मेरी काफ़ी मदद करता है। कभी कभार अगर मैं ट्रक चलाते हुए थक जाऊँ तो वो मेरी ट्रक चलाने में भी मदद करता है। हुआ कुछ यूँ था कि ये वाक़या पिछले साल का है। उस टाइम मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ना ही ज़्यादा ठंड थी और ना ही ज़्यादा गर्मी। हम ट्रक ड्राइवर ऐसे मौसम को बहुत पसंद करते हैं। इन दिनों जगह जगह गंदम की कटाई चल रही थी। खैर, मैं खाना खा रहा था कि मुझे चौधरी साहब का फ़ोन आया। उनका कहना था कि कुछ गंदम की बोरियां हैं जो कि लाहौर से आगे किसी गांव में पहुंचानी हैं। इस हफ्ते मेरी अपनी भी काफ़ी मसरूफियात थी, इसलिए मैंने उनसे अगले हफ्ते की हामी भर ली। फिर मैंने उस हफ्ते के बाकी काम ख़त्म किए और अगले हफ्ते के लिए ट्रक तैयार कर लिया। पीर का दिन था और मैंने रफ़ीक को लिया और सुबह 9 बजे चौधरी साहब के डेरे पर ट्रक लेकर पहुंच गया। वहां तकरीबन 4-5 बंदे लोडिंग वाले थे। चौधरी साहब ने हमें नाश्ता करवाया और इतने में उनके बंदों ने ट्रक को लोड कर दिया। हमने चौधरी साहब से एड्रेस लिया और अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। अयान भाई, आपको बताता चलूँ, हमारे अटक से लाहौर तक का सफ़र 10 घंटे का है, लेकिन हमने उस दिन लाहौर से भी आगे किसी गांव में जाना था, इसलिए हमारा टोटल सफ़र 12 से 14 घंटे का था। हम अपनी नॉर्मल रूटीन से जा रहे थे, जैसे हम लॉन्ग सफ़र पर जाया करते थे। कुछ देर रुक कर खाना वगैरह खाते और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाते। अयान भाई, रफ़ीक मुझे उस्ताद कहकर पुकारता था। कुछ देर चलने के बाद रफ़ीक ने मुझसे कहा, उस्ताद, अगर आप बुरा ना मनाओ तो मैं कुछ देर पीछे जाकर लेट जाऊं। मुझे भी इतनी थकावट महसूस नहीं हो रही थी और खाना भी कुछ देर पहले खाया था। तो मैंने रफ़ीक को इस शर्त पर जाने की इजाज़त दे दी कि कुछ देर आराम करने के बाद वो ट्रक चलाएगा और उसके बाद मैं आराम करूँगा। रफ़ीक ने मेरी शर्त मान कर पीछे आराम करने चला गया और मैं हल्के हल्के गाने लगाकर अपना सफ़र तय करता रहा। कुछ ही देर बाद मैं आराम करने गया और रफ़ीक ड्राइव करता रहा। ऐसे ही हम एक दूसरे का साथ देते हुए लाहौर तक पहुंच गए थे। रात के 12 बज रहे थे और हम गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ चुके थे। कुछ देर चलने के बाद हम ऐसे रास्ते पर आए जहां रोड के इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त थे और घुप अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। इस टाइम कोई भी गाड़ी आती जाती नज़र नहीं आ रही थी। मेरे दिल में काफ़ी अजीब व गरीब ख्याल आ रहे थे। इतने में रफ़ीक बोला, उस्ताद, थोड़ा तेज़ चलाओ, ये रास्ता बहुत सुनसान है। अल्लाह ना करे अगर इर्द गिर्द इन दरख्तों के बीच से कोई लुटेरे निकल आए तो वो हमारा सारा सामान लूट लेंगे। वो रास्ता भी ऐसा था कि हम चाह कर भी ट्रक की स्पीड नहीं बढ़ा सकते थे। मैंने रफ़ीक को बस इतना कहा कि अल्लाह का नाम ले और बस अच्छा अच्छा सोचे। अयान भाई, हम नॉर्मल स्पीड से जा ही रहे थे कि अचानक ट्रक की एक साइड बैठना शुरू हो गई। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाई और रफ़ीक से कहा कि नीचे उतर कर चेक करो, कहीं टायर ना पंचर हो गया हो। रफ़ीक ने नीचे उतर कर देखा तो उसने मुझे आवाज़ लगाई। उस्ताद, जिस बात का डर था वही हुआ। लेफ़्ट साइड का टायर पंचर हो गया था। रफ़ीक बोला, क्या उस्ताद, हम पहले भी इस रास्ते से घबराए हुए थे और ऊपर से ये टायर भी पंचर हो गया।
जल्दी नीचे आएं और टायर को चेंज करें और जल्दी यहाँ से निकलें। इससे पहले कि कुछ गलत हो मैंने ट्रक को बंद किया और चीज़ें निकाली और ट्रक का टायर चेंज करने लगा। हमने अभी टायर के कुछ ही नट खोले थे कि हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हमें देख रहा है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर अंधेरे के अलावा कुछ भी ना था। दिल में कहीं ये भी ख्याल आ रहे थे कि कहीं लुटेरे तो नहीं आ गए, तो हमने इस चीज़ को इग्नोर किया और हम दोबारा टायर चेंज करने में मसरूफ़ हो गए। तो हमें अचानक एक आवाज़ आई जैसे हमारे पीछे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। हम दोनों ने उस आवाज़ की तरफ ध्यान दिया, लेकिन इस बार भी अंधेरे के अलावा कुछ न था। हमारे पीछे देखते ही वो आवाज़ भी बिल्कुल खामोश हो गई थी। हम दोनों कुछ देर खामोशी से बैठकर उस आवाज़ की तलाश में लगे रहे कि सच में वो किसी के कदमों की आवाज़ थी या फिर हम दोनों का वहम था। कुछ देर खामोशी से बैठने के बाद हमें कोई आवाज़ ना आई, तो हम दोनों फिर से टायर चेंज करने में मसरूफ़ हो गए। लेकिन अगली बार हमें ऐसी आवाज़ आई जैसे कुछ लोग उन सूखे पत्तों पर भाग रहे हैं। हमने फ़ौरन से टायर छोड़ा और भागकर अपने ट्रक के कैबिन में आके बैठ गए। हमने फ़ौरन से डोर लॉक किया और शीशे भी ऊपर कर लिए और लगातार बाहर की तरफ देखते रहे कि शायद हमें कुछ नज़र आ जाए, लेकिन काफ़ी देर तक हमें कुछ भी नज़र ना आया। और हम ये भी सोच रहे थे कि अगर कोई लुटेरे होते तो वो अब तक हमारे सामने आ चुके होते। हम दोनों हिम्मत करके दोबारा ट्रक से बाहर आए और टायर को खोलने लगे। इस बार हमने टायर को खोला और उस पंचर वाले टायर को ट्रक के अंदर रख कर और दूसरा टायर लगाने लगे। अभी हमने एक ही नट लगाया था कि हमने देखा कि हमारे ट्रक की लाइट्स खुद ही ऑन ऑफ होने लगी। रफ़ीक का इतना देखना था कि उसने घबराते हुए मुझसे कहा कि उस्ताद, मैंने आपसे कहा था ना कि लुटेरे आ जाएंगे। वो देखें, वो सच में आ गए हैं। मैंने रफ़ीक के मुंह पर हाथ रख के उसे चुप करवाया और थोड़ा आगे बढ़कर मैंने ट्रक के कैबिन में देखा तो अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। ट्रक का कैबिन बिल्कुल खाली पड़ा था। मेरे दिमाग में भी ये था कि अगर ट्रक के कैबिन में कोई गया होता तो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ ज़रूर आती। लेकिन हैरत की बात ये थी, ट्रक की लाइट्स अभी भी ऑन ऑफ हो रही थी। मैंने रफ़ीक से कहा कि शायद लाइट्स की वायर आपस में जुड़ गई हैं, तुम जल्दी से नट लगाओ और हम यहाँ से निकलें। खैर, बात जहाँ तक रहती तो ठीक था, लेकिन मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन तब निकली जब मैंने रोड पर देखा। जैसे ही ट्रक की लाइट्स रोड पर पड़ती तो एक खौफनाक दिखाई देने वाली औरत नज़र आती, और जैसे ही ट्रक की लाइट्स ऑफ होती तो वो औरत भी गायब हो जाती। अयान भाई, आपको क्या बताऊं, उसके लंबे लंबे बाल थे जिन्होंने उसका पूरा चेहरा छुपाया हुआ था, और एक अजीब सा कपड़ा उसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। ये सब देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। मेरे तो ये जहन में भी नहीं था कि यहाँ पर जिन्नात या फिर कोई और मखलूक हो सकती है। हम तो लुटेरों के डर से खौफज़दा थे, तो मैंने ख़ुद को संभाला और रफ़ीक को इसके बारे में बिल्कुल भी ना बताया, क्योंकि वो टायर के नट लगाने में मसरूफ़ था। इतने में रफ़ीक की आवाज़ आई, उस्ताद, नट लग गए हैं, जल्दी बैठो और ट्रक को स्टार्ट करो। रफ़ीक की ये बात मुकम्मल होनी ही थी कि ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और कोई ज़ोर ज़ोर से ट्रक को रेस देने लगा। रफ़ीक खौफज़दा हालत में मेरी तरफ देख ही जा रहा था, जबकि मुझे मालूम था ये वही औरत होगी जो अभी मुझे दिखाई दी थी, और उसी ने ही ट्रक को स्टार्ट किया होगा। अचानक हमारे देखते ही देखते ट्रक के लेफ़्ट साइड का दरवाज़ा खुद ही खुला और खुद ही ज़ोर से बंद हो गया। ये देखते ही हमने वहाँ से दौड़ लगा दी और उस खौफनाक जंगल के अंदर जाकर एक दरख्त के पीछे छुप गए। थोड़ी देर के बाद वो ट्रक खुद ही बंद हो गया और अब ट्रक की हेडलाइट्स भी ऑफ हो गई थी। हम दोनों के दिल तेज़ी से धड़क रहे थे। मैंने हिम्मत करके रफ़ीक से कहा कि शायद वो चीज़ यहाँ से चली गई है, हम जल्दी से यहाँ से जाते हैं और ट्रक को लेकर यहाँ से निकलते हैं। हम दोनों भागकर ट्रक के अंदर गए और फ़ौरन से ट्रक को स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने पहला गियर लगाकर ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो ट्रक अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
میں نے سائیڈ والے شیشے سے پیچھے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دیکھا وہ عورت ٹرک کے پیچھے کھڑی تھی اور اپنی سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایان بھائی آپ کو کیا بتاؤں، میری اس کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں لگاتار ٹرک کو ریسیں دے رہا تھا لیکن ٹرک بالکل اپنی جگہ پر رکا ہوا تھا۔ رفیق نے اسے دیکھ کر چلانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر بعد چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گیا۔ اس وقت میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر بعد یہ چیز مجھے جان سے مار دے گی۔ خوف اور ڈر سے میرا یہ حال تھا کہ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اتنے میں اس عورت نے ٹرک کو چھوڑا اور ٹرک مجھ سے بے قابو ہو کر سامنے کھمبے میں جا لگا۔ میں نے ٹرک کو فوراً سیدھا کیا اور بنا رکے اس گاؤں کی طرف چلتا رہا۔ ابھی بھی میری نظریں اس عورت کو پیچھے تلاش کر رہی تھیں۔ میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ٹرک چلا رہا تھا کہ ایک دم سے ٹرک کے کیبن کے اوپر کوئی چیز آ کر لگی۔ اس کے بعد ٹرک اتنا سلو ہو گیا کہ میرے سپیڈ دینے کے باوجود بھی ٹرک کی سپیڈ سلو ہو رہی تھی۔ اس عورت نے پھر سے سائیڈ والے شیشے سے مجھ پر حملہ کیا اور ساتھ ہی وہ اونچی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ ڈر کے مارے میرا برا حال ہو چکا تھا اور میں اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ٹرک چلا رہا تھا اور اس کے چیخنے کی آواز بھی اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ میرا خوف سے برا حال ہو رہا تھا اور رفیق بھی ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ جب میں نے سامنے پکی سڑک دیکھی تب میری جان میں جان آئی۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس پکی سڑک پر چڑھ کر میں ٹرک فل سپیڈ میں بھگاؤں گا، تب ہو سکتا ہے کہ یہ خوفناک چیز میرا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ ابھی تک سارا کچا راستہ تھا جس کی وجہ سے میں ٹرک صحیح طرح سے نہیں چلا پا رہا تھا۔ خیر جیسے ہی میں پکی سڑک پر پہنچا تو وہ چیخنے کی آواز بند ہو گئی اور ساتھ ہی ٹرک پر حملے بھی بند ہو گئے۔ میں ابھی بھی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ 5 سے 10 منٹ بعد وہ گاؤں شروع ہو گیا۔ گاؤں میں پہنچ کر میں نے فوراً ٹرک کو روکا اور گاؤں والوں سے مدد مانگی اور فوراً سے رفیق کو ہوش میں لایا۔ رفیق کو ہوش میں لا کر میں نے اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ گاؤں والوں کو بتا دیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ علاقہ بھاری ہے اور اس علاقے میں چڑیل کا سایہ ہے۔ اندھیرا ہونے کے بعد اس راستے پر کوئی بھی نہیں گزرتا۔ ہم لوگ حیران ہیں کہ آپ لوگ زندہ کیسے بچ گئے، کیونکہ اندھیرا ہونے کے بعد جو کوئی بھی اس راستے سے گزرتا ہے وہ چڑیل اسے جان سے مار دیتی ہے۔ اس کے بعد 3 دن تک ہم لوگ اسی گاؤں میں رہے کیونکہ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور رفیق کی بھی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ایان بھائی میری زندگی کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ تو امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے لکھ کر یا پھر وائس میسج کے ذریعے سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔